तो बिहार चुनाव में मतदान संपन्न हो चुका है। 6 तारीख और 11 तारीख को वोट डाले गए। 11 तारीख को ये मतदान संपन्न हो चुका है। 6 बजे तक जो लोग अभी भी पोलिंग सेंटर्स के अंदर हैं उनके वोट डाले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह है कि बिहार चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। बिहार में 5 बजे तक 67.14% वोटिंग हुई है। किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.26% वोटिंग हुई है, यानी 76.26%। बिहार में वोटिंग प्रतिशत के सभी रिकॉर्ड अब टूट चुके हैं। तो आप देख रहे हैं संजय झा को अपना वोट डालते जाते हुए, शहनवाज हुसैन और उनकी पत्नी रेणु दोनों अपना वोट डालने जाते हुए। आपने देखा लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान के अंदर भाग लिया है। ये अजीत शर्मा है, भागलपुर से विधायक, ये भी अपना वोट डालने जाते हुए। और तमाम बड़े नेताओं ने अपना मतदान किया है। उन्होंने अपने मतदान का जो राइट है उसको एक्सरसाइज किया है। ये दिलीप जायसवाल हैं, ये भी सीमांचल के इलाके से आते हैं और दिलीप जायसवाल अपने परिवार के साथ मतदान करने जाते हुए। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, वो भी अपना मतदान करने जाते हुए। तो आप देख सकते हैं इन तमाम नेताओं को, आम लोगों को भी आप देख सकते हैं कि कैसे दो पीढ़ी ने, एक बुजुर्ग पीढ़ी है, एक जवान पीढ़ी है, और आप देखिए दिव्यांग लोग जो वो भी हैं, बड़ी संख्या में आए हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड मतदान हुआ है। रिकॉर्ड मतदान क्या पैगाम दे रहा है? क्या ये बिहार में बड़े बदलाव की बयार है? क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं और युवाओं ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर शिरकत की है। और आज का 6 बजे का स्पेशल का यही मुद्दा है, बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान, क्या है पैगाम? जी हां, बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर हुआ है। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी गठबंधन में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम मोर्चे के दल शामिल है। बिहार चुनाव के लिए दूसरे चरण में मतदान में एनडीए वर्सेस महागठबंधन में अधिकतर सीटें हैं। क्षेत्रीय पार्टियां लड़ रही हैं। ऐसे में 14 नवंबर को किसका गठबंधन बाजी मारेगा, बहुत हद तक इसका निर्णय दूसरे चरण के मतदान पर ही निर्भर करेगा। वहीं बिहार में मतदान प्रतिशत की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 57.05% मतदान हुआ था। आंकड़ा साल 2025 के आंकड़े 56.66% से थोड़ा ज्यादा था। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में पिछले सभी मतदान के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जी हां, इस बार यानी 2025 में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.66% मतदान दर्ज हुआ है, जो राज्य के इतिहास में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। और यह नया रिकॉर्ड बिहार की महिलाओं और युवा मतदाताओं की एक्टिव वोटिंग की वजह से बना है। वहीं दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग और एक्सपर्ट्स का मानना है कि मतदान प्रतिशत 67% का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। इसकी वजह यह है कि सुबह 9 बजे तक 14.55% और 11 बजे तक 31.38% मतदान हुआ और दोपहर 1 बजे तक 47.62% मतदान हुआ, जो पहले चरण के समान के 42.31 से बेहतर रहा। और 3 बजे तक का वोट प्रतिशत 60.40% रहा और 5 बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 67.14% का हो गया। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। ठीक है, तो मेरे साथ 3 मेरे खास सहयोगी जुड़ गए हैं। जहानाबाद से रजनीश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा
किशनगंज से खुशबू मेरे साथ हैं, वहीं मोतिहारी से धीरज मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जहानाबाद ये इलाका कभी नक्सल के चपेट में था, आज मतदान कैसा रहा? कोई शांति और व्यवस्था के हालात भंग तो नहीं हुए? क्या बता सकते हैं आप यहाँ के मतदान के बारे में और रुझान किस तरफ दिखाई दे रहा है? आप लोगों को अगर पढ़ पाए हो, समझ पाए हो या उनसे बात कर पाए हो तो। देखिए, आज मैं पूरे उन इलाकों में था जो कभी बिहार का रेड कॉरिडोर जाना जाता था। मैं गया में था, मैं बाराचट्टी में था, शेर घाटी में था, औरंगाबाद में था, रफीगंज में था। मैंने एक साथ 3 जिले और उसके बाद मैं जहानाबाद में पहुंचा, तो एक साथ मैंने 3 जिलों के अलग अलग 1 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा सीट को आज कवर किया है। और मैं गया कि बाराचट्टी वो इलाका, इमामगंज का इलाका, शेर घाटी का इलाका, आपको भी पता है कि एक दौर था जब ये पूरा इलाका रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो उत्साह देखने को मिला ये अभूतपूर्व था। मैंने इतने चुनाव कवर किए, लेकिन ऐसी भीड़ मैंने देखी नहीं बूथ पर, जहां कहीं कहीं महिलाओं की कतार जो थी वो पुरुष से ज्यादा थी और महिलाएं खुलकर अपनी बातों को कह रही थी। पहले चरण में भी मैंने देखा था और दूसरे चरण में खास करके जिन इलाकों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अमूमन वहां वोट देने लोग नहीं निकलते थे और आज ये स्थिति थी कि वोट देने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े हुए थे, महिलाएं खड़ी हुई थी। और लगातार ये जो सिलसिला है ये सुबह 6 बजे शुरू हो गया था। 7 बजे जबकि वोटिंग शुरू होती है, मैं 6 बजे जब गया में था, मैंने वही भीड़ दिखी। मैं शेर घाटी पहुंचा, बाराचट्टी पहुंचा, औरंगाबाद दोपहर में पहुंचा, औरंगाबाद मदनपुर के इलाके में था, वहां पर ऐसे ही भीड़ दिखी। और ये जहानाबाद में भी जिस तरीके से 65% एवरेज सब जगह पोलिंग होते मुझे दिख रहा था। और अभी मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं, एक बार इसको भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए मुठेर है, मुठेर पंचायत है जहानाबाद का, और इस पोलिंग स्टेशन पर भी यहाँ 2 बूथ हैं और यहाँ लोग बता रहे हैं कि 75% से ज्यादा पोलिंग हुई है। तो आप देखिए 75% से ज्यादा पोलिंग इस पोलिंग स्टेशन पे हुई है। ये गांव के अंदर का पोलिंग स्टेशन है और वहां पर इस तरीके की पोलिंग होना ये बताता है कि कैसे उत्साह था इस बार मतदाताओं में। और मतदाता बहुत स्मार्ट थे, अपनी बातों को इशारों में कह रहे थे, बता रहे थे कि कैसे बिहार में विकास का एक मुद्दा रहा है। रोजगार के मुद्दे पर लोग खुलकर बातचीत कर रहे थे, रोजगार के मुद्दे पर युवा भी बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे, खुलकर बोल रहे थे। कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे थे, कुछ विकास की बात कर रहे थे, कुछ बता रहे थे कि बिहार में पिछले 20 साल में कैसे काम हुआ है। कुछ साइलेंट वोटर थे जो बताना नहीं चाह रहे थे। तो ये जो बिहार में वोटर्स की स्मार्टनेस देखने को मिली है, ये पहले देखने को नहीं मिली थी। पहले लोग बेबाकी से कुछ कह देते थे, उतने वोटर होते नहीं थे, लेकिन अब लोग इसकी समीक्षा करते हैं। देखिए, ये पहला दौर है जहाँ पर लोग प्रशंसक भी हैं, समीक्षक भी हैं, वोटर विचारक भी हैं, निंदक भी हैं। तो ये जो वोटर का अलग अलग फेस देखने को मिला ना पहले चरण में और खास करके दूसरे चरण में, और दूसरे चरण में जो उत्साह बढ़ा है, अब इसने राजनेताओं को कंफ्यूज कर दिया है। मेरे को कई राजनेता के अलग अलग दल के फोन आए और वो सभी पूछ रहे थे कि वोटर किसके हैं जो बाहर निकल रहे हैं। दावे शुरू हो गए हैं, तेजस्वी यादव अपने दावे कर रहे हैं, सम्राट चौधरी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उनकी तरफ से अलग दावे होंगे। पहले चरण के बाद उन्होंने कहा था कि हम 121 में 100 सीट दिख रहे हैं, आज वो दावा करेंगे। तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि बिहार के लोगों का धन्यवाद है कि उन्होंने बदलाव के लिए इतना ज्यादा वोट किया है। अगले 2 दिनों तक दावों का जोर जरूर चलेगा, लेकिन जो उत्साह और जिस तरीके से लोकतंत्र की जीत बिहार में हुई है पहले कभी नहीं हुई थी, और लोकतंत्र का महापर्व बिहार के लोगों ने बड़े जोर शोर से मनाया। जी मुझे रजनीश ये बताइए कि आप कह रहे हैं उत्साह है, माना मैंने उत्साह है, पर ये क्या रीजंस हैं जो लोगों को घर से निकलकर मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं? क्या समझ पाए इन कारणों को आप? देखिए, ये थोड़ा सा संशय में डालने वाला था, क्योंकि मैं जब बूथ से बूथ चेंज करता था और कई विधानसभा में गया, कुछ लोग बदलाव की बात, रोजगार की बात कर रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि 20 साल में इतना काम हुआ इसलिए मैं वोट करने निकला। तो ये जो वोटर्स थे ना, मुझे डिवाइडेड दिखे हर जगह पर, हर जगह हर तरीके का भाव मुझे देखने को मिला। कुछ लोग विकास से बहुत खुश थे, कुछ लोग शांति से खुश थे कि इन इलाकों में अब शांति है, पहले से बेहतर माहौल है, अब हम रात में बाहर निकल सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में जब हम पहुंचे तो महिलाएं कह रही थी कि 10 बजे 11 बजे, मैं शेर घाटी इमामगंज के इलाके में था, वहां पर लोग कह रहे थे कि भाई अब महिलाएं 10 बजे निकलती है, पहले हम दोपहर में नहीं निकला करते थे। तो लोग इसकी भी बात कर रहे थे। कुछ युवाओं से मुलाकात हुई, वो ये कह रहे थे कि भाई हमें तो रोजगार चाहिए, रोजगार मिल जाए तो बेहतर है, तो बदलाव। तो ये जो इस तरीके से जो वोटर्स का डिवीजन था ना, ये सभी के मन में संशय पैदा कर रहा है कि आखिर 14 तारीख को होगा क्या, क्योंकि बिहार के वोटर्स ने इस बार बहुत स्मार्टली और बहुत सोच समझकर वोट किया है। जी बहुत सोच समझकर वोट किया है। सीधे धीरज के पास चलता हूं। धीरज, आप समझ पाए? किसी का मन समझना तो असंभव काम है, नामुमकिन काम है, लेकिन कुछ क्लू ले पाए आप कि ये वोटर जो निकल कर आ रहे हैं, क्या चीज है जो उनके अंदर उत्साह पैदा कर रही है? क्या ऐसी चीज है जो उनको बूथ तक ला रही है? मैं मान सकता हूं लोग डिवाइडेड हो सकते हैं, लेकिन एक साथ निकलकर लोगों का आना ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है।
हाँ बिल्कुल दीपक जी, देखिए जो सबसे खास बात है बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बात हो या दूसरे चरण की, आज जो मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई तो सबसे ज़्यादा मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। और बिना किसी लाग लपेट के अगर कहा जाए तो बिहार के जो जागरूक लोग हैं, जो मुद्दों की बात करते हैं, वो सीधे तौर पर एनडीए के साथ जाते हुए नजर आए। कुछ जगहों पर भले लोग राजद के साथ, तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी के मुद्दों के साथ नजर आ रहे हों, बातचीत में मन उनका साफ तौर पर झलक रहा हो, लेकिन बिहार के जो भी लोग हैं, जो जागरूक हैं, जो थोड़ा सा भी समझदार लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जब से नीतीश बाबू की सरकार बनी है, बिहार में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। सुशासन बाबू जो उनको कहा जाता है, तमाम लोगों ने तो ये बातचीत में कहा कि नीतीश बाबू बिहार के विश्वकर्मा है। उन्होंने जो विकास किया है वो तमाम स्तर पर बड़े विकास के काम हुए, कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया है। तो हम नीतीश बाबू के जो कामकाज है, जो उनके विकास की रफ्तार है, उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कुछ खास इलाकों में ज़रूर राजद का प्रभाव देखने को मिला है, खास करके जो युवा थे, खास करके जो मुस्लिम आबादी वाले तमाम क्षेत्र थे, पश्चिमी चंपारण की बात करें या पूर्वी चंपारण की बात करें, कुछ जगहों पर लोग एकजुट होकर राजद के साथ नजर। लेकिन अगर जब इसको स्पष्ट तौर पर देखें और साफगोई के साथ कहा जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग एनडीए के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि जो विकास की बातें हैं, जो सुशासन की बातें हैं, वो निश्चित तौर पर नीतीश बाबू ने बिहार को बदलने का काम किया है और जो बदला हुआ बिहार है उसको हम और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो लोगों में उत्साह था, वो कह रहे थे कि जो विकास हुआ है उसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। खास करके जो रोजगार की बात है, जो शिक्षा की बात है, उसे और अधिक ले जाने की बात है और इस पर सरकारों को और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर जो पूर्वी चंपारण की बात हो या पश्चिमी चंपारण की बात हो, यहाँ पर 5 बजे के आसपास का जो मतदान फीसद निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है, ये 69% है और ये अभी कम से कम 72 से 73% के आसपास पहुँचेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो मतदाता हैं काफ़ी समझदार हैं, जागरूक मतदाता हैं और उन्होंने ये जो बातचीत से उनका मन पढ़ते हुए कुछ चीज़ें जो समझ में आई, उसे यही कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों का जो रुझान था वो एनडीए के साथ में साफ तौर पर देखा जा रहा है। और कुछ जगहों पर राजद के साथ या तेजस्वी यादव के जो तमाम बयान है, जो उनकी तरफ से तमाम बड़े वादे किए गए हैं, कई लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यह जानकारी नहीं है कि बिहार का बजट कितना है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, वो मैट्रिक पास नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग भी कहते हुए नजर आए कि वादे करना तो आसान है, लेकिन उसको करके दिखाना भी बहुत बड़ी बात है और ये इतना करना आसान नहीं है। कुछ कम वादे करते एक साथ अपने इतने वादों की झड़ी लगा दी, जिसे कर पाना बहुत ही असंभव है। तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इतना खुलकर उत्साह के साथ इतने भारी संख्या में उन्होंने मतदान किया है। 14 नवंबर को जो परिणाम आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ की जो जनता है वो किन चीज़ों को लेकर, किन विषयों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता ने किस पार्टी को ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। जी दीपक जी। ठीक है, मैं सीधे खुशबू के पास चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पूरे के पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ दिलीप कुमार सिंह जी, लाइव टाइम्स के एडिटर इन चीफ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेट्राइज के एडिटर प्रवीण कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करूंगा। और इसके अलावा मेरे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले चलते हैं खुशबू के पास। उसके बाद में फीमेल वोटर से हमारे रिपोर्टर्स ने क्या क्या बात की है वो मैं आपको बताऊंगा। खुशबू, मुझे बताइए, आप सीमांचल में हैं, आप इस वक्त किशनगंज में हैं, क्या आवाजें सुनने को मिली आपको? और ये इलाका वो है जहां पर कहा जाता है कि मुसलमान तो बड़ी संख्या में निकलते हैं, लेकिन उसके चलते ध्रुवीकरण भी होता है। जी बिल्कुल, सीमांचल का एरिया बार बार जब सीमांचल का नाम आता है, सीमांचल के साथ घुसपैठ, मुसलमान, तमाम ऐसे नाम जुड़ते हैं और कहा जाता है कि ख़ास तौर पे ये इलाका ऐसा इलाका है, बहुत सेंसिटिव है और जाहिर सी बात है माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, सेंसिटिव है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से मतदान केंद्रों पे, जिस तरीके से लोगों की भीड़ दिख रही थी, जिस तरीके से सुबह से ही लाइनें, लंबी लंबी कतारें दिख रही थी, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो साफ थी कि जो सीमांचल का जो मतदाता है वो कितना जागरूक हो चुका है। लोग मुद्दों की बातें कर रहे थे, लोग कई ऐसे सीटें जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके हैं, वहाँ पे तो लोग खुल के मुखर रूप से या तो महागठबंधन की बात कर रहे थे या फिर AIMIM की बात कर रहे थे।
इन इलाकों के अलावा जो मिली जुले इलाके हैं, जैसे पूर्णिया के कई सारे इलाके हैं, कटिहार में कई सारे इलाके हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लगभग हम पिछले 3-4 दिन से इस इलाके में घूम रहे हैं। हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये प्रेडिक्ट कर पाना कि कौन भारी होगा इन इलाकों में, पूरे सीमांचल में कौन भारी होगा कौन हल्का होगा, ये मुश्किल है। लेकिन जो पार्टियों ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने दौरे किए, उसका असर जो है वो खास तौर पे इस बार मतदान केंद्रों पे देखने को मिला। महिलाएं, पिछली बार फर्स्ट फेज की बात की जाए, बूथों पे जिस तरीके से महिलाओं की भीड़ थी उससे भी ज्यादा इस बार महिलाओं की भीड़ थी। कई बूथ तो ऐसी देखने को मिली जहां पे पुरुषों से ज्यादा लंबी कतारें जो थी वो महिलाओं की थी, और महिलाएं भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो मुखर रूप से बात कर रही थी, जो महंगाई की बात कर रही थी, जो अपने बच्चों की शिक्षा की बात कर रही थी, जो बेरोजगारी की बात कर रही थी। यानी मुद्दों को लेके सब अवेयर है, मुद्दों पे सब बात कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो आम वोटर हो, हर कोई मुद्दों की बात करते हुए नजर आ रहा था। हर किसी को, हालांकि पार्टियों के किसके एजेंडे कितना काम किया, किसके एजेंडों ने कितना काम किया, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुद्दों की चर्चा थी तो पलायन और बेरोजगारी, बिहार की पलायन और बेरोजगारी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। इसके अलावा अगर यूथ से बात करिए तो यूथ का कहना था कि शिक्षा हमारे लिए सबसे पहले है और सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा को लेके यूथ का मुद्दा था। उसके अलावा महिलाएं बेरोजगारी की बात कर रही थी, और बाकी के लोग जो थे पलायन की बातें करते हुए काफी लोग सुनाई दे रहे थे, विकास की बात कर रहे थे लोग। यानी कि मतदाता पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहा था। और वहीं जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपने अपने तमाम दावे किए, तमाम वादे किए, उन वादों का असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। हालांकि कई ऐसे, जैसे कह सकते हैं कांग्रेस की जो एजेंडे थे, उनकी अगर जो सीट ऐसी हो जो कांग्रेस की पहले से जहां पे दबदबा रहा हो, उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के कई जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया था वो जमीन पे कहीं नहीं दिख रहे थे। वोट चोरी का मुद्दा कहीं नहीं दिख रहा था। उसके अलावा एसआईआर के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता था। ज़्यादातर लोग ऐसे दिख रहे थे जिनको एसआईआर के बारे में पूछे, हमको नहीं पता है, वोट चोरी होती है नहीं पता है। इसके अलावा लोग बेरोजगारी, पलायन की बात जरूर कर रहे थे। क्राइम की भी बात कहीं कहीं लोग हमें सुनने को मिला। हालांकि लोगों का ये कहना था कि क्राइम अब पहले से काफ़ी हद तक बेहतर स्थिति में है। बिहार में अब क्राइम उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले था। नीतीश की बहुत जगह नीतीश सरकार की वाहवाही करते हुए अपनी बात पूरी कर लीजिए खुशबू, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नजर आ रहे थे। इसके अलावा उनकी कई योजनाओं की भी वाहवाही करते हुए नजर आ रहे थे लोग। यानी कि नीतीश को लेके भी जो कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बिल्कुल दिख रहा था। रोजगार, पलायन, शिक्षा के मामले में बिल्कुल दिख रहा था। लेकिन विकास की बात में कहीं ना कहीं ज्यादातर जो वोटर हैं वो एग्री कर रहे थे कि पिछली जो सरकारें थी, पिछली जो सरकारों के बाद नीतीश जब से हैं, बिहार में नीतीश की जब से सरकार है, कहीं ना कहीं वो विकास की रफ्तार जरूर बढ़ी है। लोगों को एक उम्मीद भी दिख रही थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार की विकास जो है इसी तरीके से और तेज रफ्तार पकड़ेगी, जिससे उनकी जो शिक्षा का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, रजनीश और धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। दिलीप सर, पलायन और शिक्षा, इसके ऊपर विकास, आपको क्या लगता है ये कॉम्बिनेशन, अगर पलायन और शिक्षा की बात होती है तो इसका मतलब वोटर तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, और फिर उसके बाद अगर विकास की बात होती है तो वो नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है। ये डिवाइड आपको कितना वहां पर देखने को मिला? क्योंकि एक वहां पर प्रो लालू वोट बैंक है जिसको हम प्रो तेजस्वी वोट बैंक कह सकते हैं, और एक जबरदस्त वोट बैंक है जो एंटी लालू भी है, तो वो क्या कमाल करेगा इस बार? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो आपने 2-3 बातें बताई हमारे सहयोगियों ने, बिहार राजनीतिक रूप से आप किसी से भी बात करेंगे, आप रिक्शा पे चल के बात कर चुके हैं, आप सड़क पे बात कर चुके हैं, आप बड़े नेताओं से बात, उनके पास एक फहरिस्त होता है मुद्दा। अगर देखेंगे बिहार में मुद्दा आपको गिनाने वाले प्रो और एंटी दोनों पक्ष के लोग मिल जाएंगे, वो आपको गिना देंगे मुद्दे वहाँ पे क्या है। लेकिन जब मतदान की बारी आती है तो एक चीज़
वहाँ पे ज़मीन पे तमाम जो खास करके जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पोल करते हैं, वो देखते हैं कि जो सोशल केमिस्ट्री है वो क्या है, कौन से जिसको जातीय समूह जो है या कैसे जातीय समीकरण जो है वो किस तरह से बन या बिगड़ रहा है। आप देखेंगे इसका आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगा महागठबंधन में, और साथ ही साथ इसका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा जो अलायंस के जो छोटे छोटे पार्टनर हैं उनको जोड़ के हर कीमत पर हर कोशिश की गई कि उनको जोड़ के रखें। मुकेश साहनी को उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में, तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में जब प्रोजेक्ट किया जा रहा था तो मुकेश साहनी को उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया। इधर मांझी साहब को रखा गया, उपेंद्र कुशवाहा जी को रखा गया, चिराग पासवान को रखा गया। तो छोटी छोटी जो सोशल केमिस्ट्री का ध्यान में रखते हुए ये राजनीतिक के गणित को उस पर चढ़ाया जाता है कि देखिए, तो उसमें मुद्दे जो हैं ये तो ज़रूर है कि शिक्षा बुनियादी मसला है, स्वास्थ्य बुनियादी मसला है, विकास बुनियादी मसला है। ये सब मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे हर जगह आपको देश में कहीं पे भी जाएंगे ये मुद्दे आपको मिलेंगे, और इसका असर भी लोग इससे ऐसा नहीं कि लोग इससे बिल्कुल कटे हुए होते हैं, लेकिन जो चुनावी प्रचार रहा है दोनों चरणों के पहले, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे राहुल जी हों, सब ने अपने तरह से उसको देखा है। और मुझे लगता है कि जो आम नागरिक इतनी भारी तादाद में, मुझे लगता है ऐतिहासिक रूप से किसी भी विधानसभा में, मैं भी 89 से मैंने इलेक्शन मुझे याद है, और 90 के बाद तो बिहार का इलेक्शन मैंने देखा, मुझे नहीं लगता है जो एक उत्साह जिसको कहते हैं, जो उत्साह से वोटर वहाँ पहुँच रहे थे, ये पहले कभी नहीं देखा। और ये शायद मुझे लगता है कि आगे ऐसा होता रहे तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये बहुत साफ साफ दिखाता है कि एक पोलराइज्ड इलेक्शन भी है, चाहे आपने जो कहा पक्ष में या विरोध में। हाँ। लालू के विरोध में जंगल राज का जो नैरेटिव एनडीए की तरफ से रखा गया, और जो नीतीश कुमार को लगातार आज तक अगर ट्वीट करके कि हमारे चाचा जो है उसको हाईजैक कर लिया गया है, अभी भी नीतीश कुमार जो है वो धुरी जो है राजनीति लालू हैं, लेकिन लालू के साथ लालू जी को पता है कि लालू जी को नीतीश कुमार ने दलित और पिछड़ों के मसीहा से यादव और मुसलमान का नेता वो बन के रह गए थे। माई समीकरण में आरजेडी सिमट गया था। उसके बाद इन्होंने पूरे चीज़ों को सिमट के एक सोशल इंजीनियरिंग किया, और फिर बीजेपी के साथ मिलके 2005 से लगातार एक तरह से अगर देखेंगे तो लालू को उन्होंने हाशिए पे रखा हुआ है। ये पूरी चीज़, पूरी यात्रा अगर देखेंगे, 90 के बाद जो कुछ बिहार में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के 4 चेहरे बने। एक लालू प्रसाद यादव नंबर 1, नीतीश कुमार नंबर 2, रामविलास पासवान और सुशील मोदी बिहार के जो थे। शरद यादव भी थे जो बिहार से, लेकिन वो हमेशा बाहर ही रहे। तो आपको वहाँ पे जो सोशल समीकरण, जो सोशल केमिस्ट्री है, उसको वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, एक राजनीतिक ऑब्जर्वर के तौर पे मैं कहूँगा कि सोशल केमिस्ट्री को, और सोशल केमिस्ट्री को अगर देखेंगे अब इस वक्त, तो जहाँ पे मुस्लिम यादव और मुकेश साहनी के साथ अगर मैं उस वोट को भी जोड़ दूं, और थोड़े जो कांग्रेस के अन्य जो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस, एंटी नीतीश सबको जोड़ दूं, तो भी वो लड़ाई जो है आपको दिखेगा वो बराबर की लड़ाई नहीं है। आप देखेंगे जरूर तमाम दलों ने, गठबंधन ने अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र पर तक पुश करने में वो सफल रहे, शायद उसका परिणाम भी है। चुनाव आयोग ने जिस तरह की व्यवस्था की उसका भी परिणाम है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं, जो आप बात कह रहे थे, ये सिर्फ मुद्दा नहीं था कि मुद्दा के कारण ये हुआ। मुद्दे के साथ साथ जो एजेंडा राजनीतिक दलों ने, उस एजेंडा से अपने जो एंटी और प्रो वोटर्स को जोड़ के जो तस्वीर आपको दिख रही है, वो उस सोशल केमिस्ट्री से, वो अर्थमेटिक को, चाहे उस सोशल केमिस्ट्री में आपने विकास का मुद्दा घुसाया हो, चाहे उसमें आपने चेहरा नीतीश का डाला हो, चाहे उसमें महिलाओं का अपने पैसा डाला हो, ये तमाम चीज़ें की गई कि उस सामाजिक समीकरण को बनाइए, जो सामाजिक समीकरण जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरा के साथ साथ जो है, नीतीश कुमार के चेहरा के साथ साथ जो है, वो जातीय समीकरण बना करके आप जमीन पे उतारिए। मुझे लगता है उसके कारण, और धर्म और जाति दोनों का पोलराइजेशन आप देख सकते हैं। खास करके जो सीमांचल एरिया में जो कुछ खुशबू बता रही थी, उसके आधार पे मैं देखूं तो एक बृहत पैमाने पे जातीय और धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण भी हुआ है। उस ध्रुवीकरण करने में ये इन तमाम चीजों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मैं प्रवीण सिंह मेट्राइज के संपादक मेरे साथ है। प्रवीण जी, एक लाइन में बता दीजिए, डाटा हम कब दिखा सकते हैं?
डाटा 6:30 बजे के बाद ही दिखा सकते हैं। 6:30 बजे के बाद, तो 6:30 बजे तक का इंतजार कीजिए। डाटा हम आपको दिखाएंगे, हम फिगर्स लेके आएंगे कि एग्जिट पोल के अंदर क्या कुछ होने वाला है, किसकी बनेगी सरकार 14 तारीख को, ये हम बता देंगे ब्रेक के बाद। उनके स्वागत के लिए एकत्र होते हुए